ज़िंदगी में कठिनाइयाँ अगर अनेकों हो ना, ज़िंदगी जीने का मज़ा कुछ और होता है। ज़िंदगी में अगर कठिनाइयाँ अनेकों हो ना, तो ज़िंदगी जीने का मज़ा कुछ और होता है। कठिनाइयाँ अगर जीवन में हो ही नहीं, तो जीवन जीने का मतलब क्या होता है? देखिए, स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर सीरीज़ के 5वें पार्ट को, और आज हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो जून के और जो जुलाई के भी कुछ जून के लास्ट के कुछ बच गए थे वो भी है, और जुलाई के इस पूरे फर्स्ट वीक और सेकंड वीक के जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स है वो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। सो इसका प्लेलिस्ट भी आपको मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में भी मैं डाल दूँगा अपने इस यूट्यूब वीडियो को जो भी इंपॉर्टेंट है, और आपको जुलाई और जून के दोनों करंट अफेयर्स आपको वहाँ पे प्लेलिस्ट में पूरे मिल जाएंगे। सो प्लीज़ वॉच द कंप्लीट प्लेलिस्ट एंड कंप्लीट द वीडियो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एज वेल। दिस इज मी रविचंद्र, यूपीएससी सीएससी वेरी ग्रेट करंट अफेयर अपडेट्स ऑफ रेगुलर बेसिस, इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, पीआईबी एंड जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सब आपके लिए मैं लेकर आता हूँ। सो प्लीज़ वॉच द वीडियो, शेयर विथ योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब द चैनल। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू सपोर्ट मी, नो योर सपोर्ट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर मी। देखिए, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। रिसेंटली अ स्टैचू ऑफ पीस ऑफ स्वामी रामानुजाचार्य हैज़ बीन इनॉग्रेटेड बाय यूनियन होम मिनिस्टर इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट और यूटी। देखिए, मैं बात कर रहा हूँ पीस की। ये जो शांति की एक स्टैचू है, अभी हमारे यूनियन होम मिनिस्टर जो अमित शाह जी हैं, कौन है? अमित शाह जी। अमित शाह जी जो यूनियन कोऑपरेशन मिनिस्टर भी हैं, इन्होंने एक अभी रिसेंटली पीस की एक स्टैचू इन्होंने स्टार्ट करा, इनोग्रेशन करा है। वो किस स्टेट में करा है, किस यूटी में करा है? आपके ऑप्शंस हैं जम्मू एंड कश्मीर, असम, तेलंगाना, लक्षद्वीप। ऑप्शन समझ में आ गया? देखिए, द राइट आंसर, आप उम्मीद करता हूँ वीडियो पॉज करके आपने दे दिया होगा। द राइट आंसर इज जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर की कौन सी सिटी है? श्रीनगर। श्रीनगर में स्वामी रामानुजाचार्य, किनकी? रामानुजाचार्य। आपको पता होगा कुछ दिन पहले ये जो रामानुजाचार्य, जिनको रामानुज भी बोलते हैं, इनकी एक स्टैचू हमें हाल में, स्टैचू ऑफ इक्वालिटी, क्या इक्वालिटी कहाँ पे इनोग्रेशन करा हमने? कहाँ पे इनोग्रेशन का? स्टैचू ऑफ इक्वालिटी, इस समानता की जो हमारी एक स्टैचू, वो हमने इनोग्रेशन करा है हैदराबाद में। प्रधानमंत्री जी हमारे गए थे, उन्होंने इनोग्रेशन करा कहाँ पे? हैदराबाद में। आपको पता होना चाहिए कि स्टैचू ऑफ पीस श्रीनगर में यूनियन होम मिनिस्टर, जो यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी, इन्होंने वर्चुअली इनोग्रेट करा। जो स्वामी रामानुजाचार्य की एक वहाँ पे एक टेम्पल है बेसिकली, एक उस जगह श्रीनगर में, वहाँ पे इन्होंने इनका उद्घाटन करा। आपको पता होना चाहिए रामानुजाचार्य जी बहुत ज़्यादा भक्ति मूवमेंट को प्रमोट करते थे, ये बहुत ज़्यादा वैष्णविज्म के, और ये अनटचेबिलिटी और इक्वालिटी के लिए काफ़ी ज़्यादा फाइट करते थे। ठीक है, सो अब ये स्टैचू ऑफ इक्वालिटी भी इसी चीज़ से रिलेटेड, आपको ये चीज़ पता होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, जस्टिस रोहिणी कमीशन। ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ जस्टिस रोहिणी कमीशन जो है, वो रोहिणी कमीशन का संबंध इसमें से किससे है? आपके ऑप्शन से डिलिमिटेशन ऑफ जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में अभी हम डिलिमिटेशन करने वाले। डिलिमिटेशन का मतलब होता है कि हम जो एमएलए और एमपी की जो पूरी की पूरी वहाँ पे सीटें जैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है हमने ना, उसको थोड़ा सा एक वापस पॉपुलेशन के बेसिस पे देखेंगे कि कुछ सीटें बढ़ानी चाहिए, कुछ सीटें घटानी चाहिए। पहला ऑप्शन। दूसरा है सब कैटेगराइजेशन, जो आपका ओबीसी है, अदर बैकवर्ड क्लासेस, उसके अंदर भी सब कैटेगराइजेशन की बात की गई है। सिक्योरिटी लैप्सेज इन प्रधानमंत्री मोदी कन्वॉय इन पंजाब। पंजाब में आपको पता है इलेक्शन के टाइम पे प्रधानमंत्री जी जब गए थे तो उनका सिक्योरिटी लैप्स हो गया था कुछ, वो ब्रिज के ऊपर। चौथा ऑप्शन आपने बताना है टू चेक रिजर्वेशन इन प्रमोशन। ये जो प्रमोशन में रिजर्वेशन की बात चल रही है, उसके ऊपर जस्टिस रोहिणी कमीशन बनाई गई थी। आपको इसमें से ऑप्शन देना है, जो राइट आंसर बताना है। देखिए, द राइट आंसर इज सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसी। ओबीसी के अंदर जो अदर बैकवर्ड क्लासेस के अंदर भी कई सारे कास्ट है ना, उनकी एक सब कैटेगराइजेशन की बात की गई है, जो काफ़ी समय से जस्टिस रोहिणी कमीशन चल रही है। इनको कई बार एक्सटेंशन दिया गया है, उसी पे अभी आया था हाल ही में आर्टिकल द हिंदू में, द इंडियन एक्सप्रेस में, कि वापस से हमने इनको जो है एक और इनोग्रेशन, एक और 10वीं बार टोटल इनको ओवरऑल क्या किया गया है, एक्सटेंशन दिया गया जस्टिस रोहिणी कमीशन को, जो कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसी के ऊपर डील की गई है। ये सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स मैं आपको अपना जो यूपीएससी स्क्रीनशॉट्स है ना ट्विटर प्रोफाइल, उस पर मैं डाल देता हूँ, तो आप वहाँ से कटआउट्स को पढ़ लेना, ज़्यादा आपके लिए ईजी होगा। यहाँ पे सब कुछ बताना पॉसिबल नहीं हो पाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, जिसको बोलते हैं डीजीसीए। क्या बोलते हैं? डीजीसीए, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। एक किस तरह की बॉडी है डीजीसीए? किस तरह की बॉडी कहने का मतलब कि ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, रेगुलेटरी बॉडी है, कि या फिर बोथ एंड्स, यानी स्टैट्यूटरी भी है और रेगुलेटरी भी है? आपको ऑप्शन में बताना है राइट आंसर कौन सा है। देखिए, राइट आंसर इज डी, बोथ ए एंड सी इसका राइट आंसर होगा। बट डिटेल में जाने से पहले आई वुड रिक्वेस्ट एवरीबॉडी टू प्लीज़ फॉलो मी ऑन यूपीएससी स्क्रीनशॉट्स ट्विटर पे, जहाँ पे आपको सारी करंट अपडेट्स मिल जाती हैं। ज्वाइन माय बीपीएससी फेवरेट टेलीग्राम चैनल, जहाँ पे आपको सारे करंट अपडेट्स और एमसीक्यूज 1050 एमसीक्यूज मैंने करा दिए, लगभग 1050 एमसीक्यूज, वो सारे वहाँ पे आपको मिल जाते हैं, बीपीएससी लेवल, यूपीएससी लेवल और अदर एग्जाम्स के लिए भी। देखिए, द राइट आंसर इज
टर्बुलेंस इन एयरलाइन करके कभी हाल ही में बहुत ज़्यादा आर्टिकल आई थी, न्यूज़ में थी, आपको पता होगा कि स्पाइस जेट और अभी बहुत ज़्यादा जो हमारे फ्लाइट्स हैं जैसे जेट एयरवेज है, फिर इंडिगो है, उनमें सब में बहुत ज़्यादा अभी आपको ग्लिचेज नज़र आएंगे। क्या ग्लिचेज आ रहे हैं जहाँ पे उनके इंजन फेल हो जा रहा है, कहीं कहीं के बहुत सारा की ग्लिचेज आ रही हैं। तो उसी पे DGCA जो हमारा है ना, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, उनकी एक गाइडलाइंस है, एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस है कि आप अपनी सारी को रिव्यू करो, सारे फ्लाइट्स वालों को उन्होंने बोला रिव्यू करके मुझे बताओ कि आप ये आखिर के प्रॉब्लम्स क्यों आ रहे हैं। तो DGCA एक तरीके की रेगुलेटरी बॉडी भी है जो सिविल एविएशन को रेगुलेट करती है, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंदर में आती है। और अभी हाल ही में 2020 के बाद इसको एक स्टेट्यूटरी बॉडी का दर्जा भी दे दिया गया था। जो एयरक्राफ्ट बिल आई थी ना हमारी 2020 में, एक एयरक्राफ्ट बिल आई थी, वो एयरक्राफ्ट बिल के आपके बाद इन्होंने 2020 के बाद जो टोटल आपका जो DGCA उसको एक स्टेट्यूटरी बॉडी का दर्जा दे दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट ड्रैगन फ्रूट। ड्रैगन फ्रूट के बारे में इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है और गलत है। मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ड्रैगन फ्रूट की बात कर रहा हूँ। ड्रैगन फ्रूट आपके ऑप्शंस हैं, इसको सुपर फ्रूट भी बोलते हैं। गुजरात गवर्नमेंट ने ड्रैगन फ्रूट का नाम बदल के कमलम कर दिया है। रिच इन आयरन, पोटाशियम एंड जिंक, जो ड्रैगन फ्रूट होता है वो आयरन में रिच होता है, पोटाशियम में रिच होता है, जिंक में रिच होता है। आपके ऑप्शन से है और डी ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव। आपको वीडियो पॉज करना है, जवाब देना है। देखिए द राइट आंसर इज ऑल ऑफ द एबव। अभी ये क्यों था कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो ड्रैगन फ्रूट कल्टीवेशन को प्रमोट करना चाहती है बेसिकली, क्योंकि गुजरात गवर्नमेंट, हरियाणा गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा इस चीज़ को प्रमोट कर रही है, इसीलिए इसको प्रमोट करने की बात की गई है। और गुजरात गवर्नमेंट ने अभी पिछले साल इसका नाम बदल के कमलम कर दिया था, लोटस कर दिया था, क्या ठीक है, लोटस कर दिया था। और ये जो फ्रूट होता है उसमें जो डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, कैलोरी में कम होता है, लेकिन न्यूट्रिएंट्स और कैल्शियम, आयरन, पोटाशियम, जिंक में बहुत ही ज़्यादा होता है। और लगभग 50,000 हेक्टेयर में इसको प्रमोट करने की बात की गई है। एक साल, कुछ सालों में 5 सालों में 50,000 हेक्टेयर की हम इसको प्रमोशन की बात की है। बहुत इंपॉर्टेंट कि 5 सालों में 50,000 हेक्टेयर की प्रमोशन की बात की गई है और ये बहुत महंगा आता है, ठीक है। और मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर मिशन, इसके अंदर भी इसको लाकर हम इसको प्रमोट करने की बात कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, व्हाट इज पारीमन। पारीमन क्या है, परिमन क्या है, बताओ आप। देखो एकदम प्यार से समझो, टेंशन नहीं लेने बिल्कुल भी कि परिमन क्या है। आपके ऑप्शन हैं जियो पोर्टल फॉर NCR ऑफ दिल्ली, जो NCR ऑफ दिल्ली के लिए जियो पोर्टल है उसके लिए है। जियो पोर्टल ऑफ जयपुर, जियो पोर्टल ऑफ पटना मेट्रो रीजन, देखिए मेट्रो की स्पेलिंग गलत हो गई, में TR होगा, ठीक है। जियो पोर्टल फॉर मुंबई, मुंबई के लिए जियो पोर्टल बनाया गया। बेसिकली परिमन क्या है आपको बताना है। देखिए राइट आंसर इज जियो पोर्टल फॉर NCR ऑफ दिल्ली। ये जियो पोर्टल का क्या मतलब होता है कि जितनी भी एक पूरी की पूरी मैपिंग की जा रही है वहाँ पे, ठीक है, परिमाण के थ्रू, जहाँ पे ट्रैफिक वगैरह से रिलेटेड और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। जैसे कि ओवरऑल देखा जाए कि ट्रांसपोर्टिंग सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, वाटर पावर, जो पूरी की पूरी हेल्थ सेक्टर, ऑल ओवर थिंग्स जो है ना, उसको एक तरीके की मैपिंग की गई है जियो मैपिंग के थ्रू, ठीक है, उसको बोलते हैं परिमन। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है क्वेश्चन नंबर 6 इज दैट द फेमस कन्फ्लुएंस ऑफ द टू सीज, दो सी जहां पर आकर मिलते हैं उसको बोलते हैं कन्फ्लुएंस ऑफ द टू सीज। अ स्पीच वाज गिवन बाय हु अमंग द फॉलोइंग, एक बहुत ही फेमस दो समुद्र एक जगह आकर मिलते हैं जिसको बोलते हैं कन्फ्लुएंस ऑफ द टू सीज। अ स्पीच बाय गिवन बाय हु अमंग द फॉलोइंग, किनको द्वारा दिया गया था। आपके ऑप्शन हैं जो बाइडन, नरेंद्र मोदी, शिंजो अबे, डोनाल्ड ट्रंप। आई होप आप लोग इसका आंसर सही करो, क्योंकि क्वेश्चन मैंने अपने UPSC प्रोफाइल पे भी कराया है और टेलीग्राम प्रोफाइल पे भी कराया है, दोनों प्रोफाइल्स पे करा रखे हैं। देख द राइट आंसर इज शिंजो अबे। आपको पता होगा शिंजो अबे जी की भी हाल ही में मर्डर कर दी गई, किलिंग हो गई उनकी, जब वो स्पीच दे रहे थे। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री, बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप इंडिया के साथ। उन्होंने 2007 में एक बहुत इंपॉर्टेंट स्पीच दिया था इंडिया के पार्लियामेंट में खड़े होकर, कन्फ्लुएंस ऑफ द टू सीज, जब उसको उन्होंने क्वाड, क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल डायलॉग की इन्होंने इस्टेब्लिशमेंट की बात की थी, जिसमें इंडिया, USA और ऑस्ट्रेलिया और जापान मिलके चारों जो हैं देश इंडो पैसिफिक रीजन में अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। तो उसी को कन्फ्लुएंस ऑफ द टू सीज बोलते हैं। और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको याद रखना है कि लास्ट ईयर हमने इन्हें पद्म विभूषण भी दिया था इंडिया की तरफ से, ठीक है। आपको ये भी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये पहले प्रधानमंत्री थे जापान के जो इंडिया के 2014 में जब रिपब्लिक डे परेड में प्रधानमंत्री के रूप में रिपब्लिक डे चीफ गेस्ट भी बनकर आए थे। और इसके अलावा बहुत सारे इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स इनके द्वारा लिया गया था, जैसे कि 2+2 डायलॉग भी इन्होंने स्टार्ट करा था इंडिया और जापान के बीच में। फिर और लॉजिस्टिक एग्रीमेंट्स वगैरह की जो बात हुई थी, वो सारी चीज़ें उन्होंने स्टार्ट करी थी। तो कुछ शिंजो अबे का रिलेशनशिप भारत के साथ बहुत इंपॉर्टेंट रहा है और पक्का क्वेश्चन आएगा, आप एकदम दिमाग में रख लो। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे कि इसमें से राइट ऑप्शन कौन सा है, ठीक है। आपको बताने कि जो मैंने इधर दे रखे हैं ना मैगजीन्स के नाम या जो भी कहानियों किताबों के नाम, ये लैंग्वेज इनका यही है, कोई और लैंग्वेज है। आपके ऑप्शन हैं राष्ट्रीय पताका हिंदी में लिखी गई थी, भारत माता गीतम तेलुगु में लिखी गई थी, दरिद्र नयन उड़िया में लिखी गई थी, कासुम्बी नारंग इसको गुजराती में लिखी गई थी। आपके ऑप्शन हैं ओनली 1 पेयर इज करेक्ट, ओनली 2 पेयर इज करेक्ट, ओनली 3 पेयर इज करेक्ट, ऑल आर करेक्ट।
देख द राइट आंसर इज ऑल आर करेक्ट। अभी करंट कॉन्टेक्स्ट क्या है बात को समझिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या चाहती है कि कुछ पोइट्री जो ब्रिटिश टाइम पे हमारी बैन कर दी गई थी ना, इंडिपेंडेंट जब हम फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था, तो उसको रिवाइव करने की बात की जा रही है। उसी में ये न्यूज़ में था कि ये सारी कविताओं को अलग अलग क्षेत्र के जो एमपीज़ हैं उन्होंने रिसाइट करा था, गाया था। जैसे कि जो हमारे अनुराग ठाकुर जी हैं वो उन्होंने गाया था, ये हिंदी में लिखी गई जो हमारा क्या नाम है राष्ट्रीय पताका जो आज़ादी की बांसुरी बुक से ली गई थी। उसके अलावा भारत माता गीतम जिनको बदाभी सीतारमन जो एलू करके कुछ किसी किन्हीं ने लिखा था। सो ओवरऑल ये जो आपको कटआउट्स हैं इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। स्वतंत्रता स्वर करके एक ऐसी इनिशिएटिव चला रही है अमृत महोत्सव की तरह, जो हमारा अभी चल रहा है अमृत महोत्सव, आपको पता है 75 साल हो गए आज़ादी के, तो उसके उपलक्ष्य में हम अमृत महोत्सव बना रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट कटआउट है। आपको ये चीज़ बिल्कुल पॉज करके आप एक चीज़ पढ़ लेना अभी, ठीक है, हाईलाइटेड पार्ट्स। क्वेश्चन नंबर आगे देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 8 को। व्हाट डज पसमंदा अ पर्शियन बर्ड मीन? पसमंदा का मतलब क्या होता है? व्हाट डज पसमंदा अ पर्शियन बर्ड मीन? आपके ऑप्शन है यू आर सुप्रीम, ऑप्शन बी कहता है वंस हु लेफ्ट बिहाइंड, ऑप्शन सी कहता है नेशन कम्स फर्स्ट, ऑप्शन डी कहता है कॉलोनियल माइंडसेट। पसमंदा, आप एकदम इस बात को दिमाग में रख लो कि ये क्वेश्चन आने ही वाला है यूपीएससी के किसी न किसी एग्जाम में। देखिए पसमंदा का मतलब होता है कि वो लोग जो छूट गए हैं। पसमंदा मुस्लिम्स करके एक आर्टिकल आई थी अभी इंडियन एक्सप्रेस में कि हमें बीजेपी को फोकस करना, कहता है ऐसे प्रधानमंत्री जी का स्टेटमेंट आया जब इनकी नेशनल एग्जीक्यूटिव मीटिंग चल रही थी हैदराबाद में, तब उन्होंने कहा था कि हमें पसमंदा मुस्लिम्स जो हैं वैसे मुस्लिम्स जो पीछे रह गए हैं, जैसे कि आपको पता है इंडिया में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल टाइप्स अभी बहुत ज़्यादा हमारे पीछे हैं, कई सारे सोशियो इकोनॉमिकली और एजुकेशनली काफ़ी बैकवर्ड हैं, जिस वजह से उनको सपोर्ट की काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। तो उसी तरीके से जो पसमंदा मुस्लिम कम्युनिटी में भी काफ़ी हद तक पीछे रह गए हैं, जो वंस हु लेफ्ट बिहाइंड, जो इक्वालिटी को हमें प्रमोट करने के लिए आर्टिकल 14 आर्टिकल 15 को प्रमोट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनको बराबर लाया जाए, जो हमारे और लोग जो काफ़ी आगे बढ़ के उनकी इक्वालिटी में लाया जाए। तो पसमंदा मुस्लिम्स का संबंध इसी चीज़ से रिलेटेड है जिसपे ऊपर फोकस किया गया था, अभी प्रधानमंत्री जी ने फोकस करा था, ठीक है। इसकी हिस्ट्री भी बहुत इंपॉर्टेंट जो इस आर्टिकल में दिया हुआ था, वीडियो पॉज करके जरूर एक बार पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज गिवन इक्वल रेम्यूनरेशन स्टेटस टू बोथ मेल एंड फीमेल क्रिकेट टीम्स? क्रिकेट टीम्स के लिए दोनों महिला क्रिकेट टीम और पुरुष क्रिकेट टीम्स दोनों को बराबर का दर्जा दे दिया गया है। किस कंट्री के द्वारा? आपके ऑप्शन है साउथ अफ्रीका, युगांडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा फिर बोलिएगा कि साउथ अफ्रीका, युगांडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में से किस क्रिकेट टीम को, महिला और पुरुष दोनों क्रिकेट टीम को बराबर का दर्जा दे दिया गया है? आपके राइट आंसर है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ने भी क्या करा कि एक बेसिकली फेयर प्ले को प्रमोट करने के लिए कि दोनों हमारे लड़की और लड़के दोनों की जो क्रिकेट टीम है, दोनों का रेम्यूनरेशन स्टेटस जो है, दोनों को सेम मैचेस खेलेंगे तो सेम पेमेंट दिया जाएगा, सेम लेवल की जो प्रोटेक्शन है, सेम लेवल का पेमेंट है। बहुत सारी चीज़ें होती है ना जो मिसमैच होता है, इंडियन टीम में भी आप देखते होंगे कहीं ना कहीं। तो वो जो चीज़ है उसको प्रमोट करने की बात की गई न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के द्वारा। उसके अलावा और भी इस जगह पे बहुत ज़्यादा इसको लेकर फोकस की जा रही है। और भी स्टेट्स और भी कंट्री चाहती हैं कि बराबर का दर्जा इन्हें सेम रेम्यूनरेशन स्टेटस दिया जाए। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस चीज़ को दिमाग में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे दैट ये तो क्वेश्चन मान के चलो किसी पेपर में पूछ देगा, किसी भी पेपर में। क्वेश्चन नंबर 10 है इलेना राइवाकीना, क्या नाम है? इलेना राइवाकीना, ठीक है, ऐसे बोलूँगा ना तो आपको याद रहेगा। इलेना राइवाकीना भी हाल ही में न्यूज़ में थे। इन्होंने क्या करा है कि वीमेन सिंगल्स का जो विंबलडन 2022 है ना, ये इन्होंने जीत लिया है। ये पहली महिला बनी है उस देश से जिन्होंने ग्रैंड स्लैम जीता है, विंबलडन से ग्रैंड स्लैम। ये इन्होंने जीता, किस देश की रहने वाली हैं आपको बताना है। आपके ऑप्शन है उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। सबके सब सेंट्रल एशियन कंट्री हैं। वीडियो को पॉज करिए फिर जवाब दीजिए। इलेना राइवाकीना, एकदम याद रख लो इस चीज़ को। देखिए द राइट आंसर इज कजाकिस्तान। कजाकिस्तान की रहने वाली हैं, आपको पता होना चाहिए। कजाकिस्तान अभी बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में भी था कि वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहे थे बहुत ज़्यादा। तो कजाकिस्तान की रहने वाली इलेना राइवाकीना ने अभी हाल ही में क्या जीता है? जीत लिया उन्होंने विंबलडन 2022 का खिताब। तो आपको पता होना चाहिए पहली ग्रैंड स्लैम जीतने वाली उस देश की क्या बनी है? महिला बनी है इलेना राइवाकीना फ्रॉम कजाकिस्तान। सो दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो ऑफ जुलाई करंट अफेयर्स पार्ट 5. सो प्लीज लाइक द वीडियो, कमेंट, share and subscribe the channel and share with your friends as well. Thanks for watching and keep loving you.